हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएलएम की लास्ट यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। लिंक जो है वो आ जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं, सारा अपना रेडी कर सकते हैं। आपका पेपर है तो उसके लिए वहाँ से आपको प्रिपरेशन हो जाएगी। और साथ ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। वहाँ से जाएंगे और तुरंत से वो वीडियो देख लेंगे। बहुत ही छोटी सी वो वीडियो है। और अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो है सिर्फ इस एग्ज़ाम्स की बात नहीं है, इसके बाद भी आपको मेरे चैनल से काफ़ी सारी बेनिफिट्स होने वाले हैं। वो सब हम बात करेंगे बाद में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कहाँ पे पूछेंगे आपको पता ही ऑलरेडी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक ओवर स्टडी या खुशबू गोयल 01 मेरी आईडी है, ठीक है। वहाँ पर आप मुझसे कोई भी अपना डाउट रिलेटेड टू दिस टीचिंग सब्जेक्ट आप पूछ सकते हैं। अब इस यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम है प्लानिंग, SMIS, देन SMC और कम्युनिटी पार्टनरशिप। तो इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट प्लानिंग जो हम अपने स्कूल में करते हैं, स्कूल कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, टाइम टेबल के बारे में पढ़ेंगे, SMIS स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही में स्कूल डेवलपमेंट प्लान के बारे में भी पढ़ेंगे और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कितने टाइप्स की कम्युनिटी है, कैसे कम्युनिटी हेल्प करती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और साथ ही में वीडियो को लाइक करो। तो अभी भी शुरू करने से पहले लाइक कर लो, क्योंकि ये सारा आपका यहाँ पे इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की, कि इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग क्या होता है। हमने इंस्टीट्यूट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले वाली यूनिट में जाना था। अब जो है हम इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो देखो, नाम से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है, प्लान करना किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए। अब इंस्टीट्यूट के लिए प्लान करने का मतलब क्या है? मान लो हमारा कोई स्कूल है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट है, प्लानिंग उसके लिए क्यों की जाती है? ताकि हम जो भी उस इंस्टीट्यूट का एक गोल है, जो टारगेट है, वहाँ तक पहुँच सके। तो उस तक पहुँचने के लिए हम प्लानिंग करते हैं और इस प्लानिंग में हम इंक्लूड करते हैं कि जो भी हमें टास्क परफॉर्म करने हैं, साथ ही में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज़ करें, जिससे कि हमारा जो सारी चीज़ है प्लानिंग के साथ हम आगे बढ़ सके। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग इज द प्लानिंग डन बाय एन इंस्टीट्यूशन विद रेफरेंस टू इट्स aims, ideals, values with the available resources in consultation with the entire school community under the leadership of the head of the school। स्कूल के हेड की लीडरशिप के अंडर सारे रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज़ कर मतलब उसकी अवेलेबिलिटी चेक करके और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके हम जब अपने गोल को अचीव करते हैं, गोल तक पहुंचते हैं, तो यही होता है हमारा इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। अगर हम इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की बात करें, इसके साइलेंट फीचर्स की बात करें, तो ये जो है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे बेस्ड होता है कि हम जो है अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करें। नेक्स्ट, गोल ओरिएंटेड प्लानिंग होती है, क्योंकि गोल तक पहुँचना है, इंस्टीट्यूट को अपने गोल तक पहुँचना है, तो उसके लिए प्लान करें तो गोल ओरिएंटेड होता है। नीड बेस्ड होता है, नीड्स को पूरा करते, रिक्वायरमेंट को पूरा करते करते पहुंचते हैं। प्रिपेयर्ड ऑन द इंडिविजुअल नीड्स के बेसिस पे इसको प्रिपेयर किया जाता है। इंस्टीट्यूट में जो इंडिविजुअल है, जो पढ़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो उनकी नीड को देखते हुए हम वर्क करते हैं। उसके बाद ये एक प्लान ऑफ वर्क होता है, बेसिकली स्कूल की इंप्रूवमेंट या स्कूल की डेवलपमेंट के लिए होता है। उसके बाद हम जो है इससे एक डेमोक्रेटिक आउटलुक को क्रिएट कर पाते हैं और अपने काम को फ्रीली अच्छे से कर पाते हैं और एक टारगेट बनाकर उस तक पहुंचने की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मीन्स इट इज़ फ्लेक्सिबल, बिकॉज हम इसमें चेंजेस भी ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। जो भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आ रही है, जो ज़रूरत है, वो हम इसमें ला सकते हैं। ये तो हो गए इसके कुछ फीचर इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के। बट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग? देखो, सीधा सीधा पता चल रहा है, बेटरमेंट के लिए, बेटरमेंट हो, इम्प्रूवमेंट हो सबसे पहली, उसके बाद बेटर यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का। नेक्स्ट, इंडिविजुअल टीचर्स को एनकरेज कर सके। जब किसी इंस्टीट्यूट में हम प्लानिंग के साथ चलेंगे तो सभी लोगों को हम क्या कर पाएंगे, एनकरेज कर पाएंगे। तो एनकरेज इंडिविजुअल टीचर्स, प्रॉपर डायरेक्शंस प्रोवाइड करवा पाए, राइट एटीट्यूड को डेवलप कर पाए सबके अंदर। साथ ही में जो है स्मूथ फंक्शनिंग हो स्कूल की। जब एक प्रॉपर प्लानिंग होती है तो कोई भी चीज़ टारगेट तक पहुंचने में हमें आसानी होती है और प्रॉपर फंक्शनिंग के साथ वो काम चलता है, तो ऑर्गेनाइज हो जाएगा और हमारी गुडविल पे काफ़ी सारा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर एक इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग अच्छी होगी और रिजल्ट अच्छे होंगे तो गुडविल तो अच्छी होगी ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, तभी तो मैं मेहनत कर रही हूँ और तभी आप मुझको देख रहे हैं कि मुझे यहीं से पढ़ना है, मैं पढ़ रहा हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है
आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप स्किप करके भी जा रहे हो। तो वो सब डिपेंड है गुडविल पे कि जितना अच्छा रिजल्ट होगा, जितना अच्छा आप कंटेंट दे रहे हो या जितना अच्छा आप काम कर रहे हो, उसी से आपकी गुडविल बनेगी। तो सिमिलरली जब हम प्लान के साथ कोई भी चीज़ करते हैं तो गुडविल तो अच्छी होगी क्योंकि उससे रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के कुछ एरियाज है, किस किस एरिया में हम इंस्टीट्यूशनल प्लान करते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन में प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें अकेडमिक्स पे, अकेडमिक में हम क्या क्या प्लान करते हैं। ठीक है, मैं पॉइंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले जैसे कि हम सिलेबस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जो भी हम सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। टीचिंग लर्निंग मेथड्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं, साथ ही में इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं और कंप्यूटर एडेड लर्निंग हो सकती है। तो एकेडमिक में ये सारी प्लानिंग हम कर सकते हैं एक इंस्टीट्यूट के लिए। उसके बाद करते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़। एकेडमिक के साथ साथ को करिकुलर में भी हम ऐड कर सकते हैं चीज़ों को। अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या क्या होगा, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐड ऑन कर ली हमने, लिटरेसी एक्टिविटीज़ ऐड कर ली, सोशल सर्विसेज एक्टिविटीज़ ऐड कर ली। तो इससे बच्चा क्या होगा, इससे क्या होगा, इंस्टीट्यूट क्या होगा, आगे बढ़ेगा। हमारी स्कूल कैंपस के अंदर कुछ चीज़ें आ जाती है जैसे लाइब्रेरी, लैब वगैरह, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट हो जाएगा। हम जो है डेस्क, फैन, राइटिंग सब कुछ अच्छे से प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, ये हो गया। उसके बाद 4th नंबर पे एजुकेशनल एंड सोशल सर्विसेज। एकेडमिक हो गई, को करिकुलर हो गई, हमारी स्कूल कैंपस से रिलेटेड हो गई। उसके बाद एजुकेशनल और सोशल में आ जाएगा, अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स वगैरह चला सकते हैं, प्रोडक्टिव सोशल वर्क करवा सकते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम हम ऐड कर सकते हैं। साथ में जो है मोरल और वैल्यू एजुकेशन के लिए भी प्रोविज़न रख सकते हैं, जिससे कि हमारी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग होगी, हम अपने गोल तक पहुंच पाएंगे और रिजल्ट अच्छा होगा। रिसर्च प्रोस्पेक्टस पे भी कर सकते हैं, रिसर्च वर्क भी करवा सकते हैं। देन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पे भी हम बात कर सकते हैं। और उसके बाद जो रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें, मेन पर्पस यही होता है। ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट में एक मेन दो, कहीं भी हम कोई भी चीज़ कर ले तो दो मेन चीज़ों पे हम बात करते हैं, या तो उस चीज़ की इम्प्रूवमेंट हो या डेवलपमेंट। मीन्स इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट के लिए चीज़ें कर रहे होते हैं। तो हम जो इंस्टीट्यूशनल की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो दो चीज़ों पे बेस्ड, डेवलपमेंट कि हम डेवलप करें और दूसरा हमारा इम्प्रूवमेंट कि हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है चीज़ों को। तो दो बेसिस पे हमारी चीज़ें चलती रहती है। ठीक है ना। अब हमारे कितने मेजर एरियाज हो गए, हम एकेडमिक को देखेंगे, करिकुलर को देखेंगे, एजुकेशनल सोशल को देखेंगे, रिसर्च वर्क को देखेंगे, एजुकेशनल सोशल सर्विस को देखेंगे और कम्युनिटी रिसोर्सेज भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। ठीक है, अब कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, देखो सबसे पहला होता है हम करंट में कहाँ खड़े हैं और हम उस करंट से जाना कहाँ है, हमारा गोल क्या है, फ्यूचरिस्टिक हमें देखना होता है, इसलिए हम प्लान करते हैं। तो जब हम करंट पे खड़े हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें सोचने की जरूरत है। सबसे पहले क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, वेयर वी आर, अभी हम है कहाँ पे, एग्जिस्टिंग सिचुएशन। फिर हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। नंबर 3 हो जाएगा अब उस ऑब्जेक्टिव तक पहुँचेंगे कैसे, क्या मेथड्स, क्या वेज है। फिर हम पूछते हैं कि क्या क्या किस किस चीज़ की हेल्प की हमें ज़रूरत पड़ेगी उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए। फिर कितना टाइम लगेगा, फिर क्या क्या प्रॉब्लम आएगी जिसे हमें हटाते हुए चलना है और इन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करना है और कैसे हम अपने सिचुएशन को इवेल्युएट करके अपने रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे और गोल को अचीव कर पाएंगे। तो ये 7-8 क्वेश्चन हमें स्टार्टिंग में ही पूछना होता है ताकि हम अपने गोल तक पहुँच सके। जो ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछे और जिसके आंसर हमने निकाले कि हम ये कर लेंगे, ये होगा, तो ये होता है प्लानिंग। तो इस तरह से इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग होती है। मीन्स अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मतलब हमारे माइंड में जो क्वेश्चन है अपने टास्क को पूरा करने से रिलेटेड, उस क्वेश्चन के आंसर जब हम बना लेते हैं वो हमारी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग होती है। और जब भी वो सिचुएशन आती है हम उसी आंसर को अप्लाई करते हैं, तो यही होगा इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की एक साइकिल है, उसको हम फॉलो करते हैं। तो जब हम इस साइकिल की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हम इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग कर क्यों रहे हैं, उसमें एक साइकिल में सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड। हम नीड को आइडेंटिफाई करेंगे कि प्लानिंग किस लिए की जा रही है। देन हम सर्वे करेंगे रिसोर्सेज का कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हम अपना एक प्लान बनाएंगे और उसको फॉर्मुलेट करेंगे, अप्लाई करेंगे और उस जो भी हमने प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब उसके अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू करेंगे। देन हम अपने प्लान को इवेल्युएट करेंगे कि सब चीज़ें सही जा रही है, हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रही है, क्या हमारा प्लान वर्क कर रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ अब जब हम करते रहेंगे तो हम जो है अपने गोल तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की साइकिल है, ये भी पूछी जाती है तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना इंपॉर्टेंट है। देन आता है हमारा स्कूल डेवलपमेंट प्लान।
स्कूल को डेवलप करने का प्लान, मतलब स्कूल के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है उसके लिए प्लानिंग की जाती है। बेसिकली स्कूल डेवलपमेंट प्लान एज द नेम सजेस्ट, ये डेवलपमेंट प्लान होता है किसी भी स्कूल के लिए ताकि स्कूल का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक्टिविटीज़ लिखी जाती है और अपकमिंग सेक्शन में क्या होगा उसके बारे में सब कुछ लिखा जाता है। देखो, जब भी हम स्कूल की डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें पहले से ही देखना पड़ेगा कि भाई नेक्स्ट सेशन आ रहा है, क्या क्या करवाना चाहिए, क्या एक्टिविटीज़ ऐड करनी चाहिए, किस चीज़ों से करना चाहिए। बच्चों का जो है एंथुसियाज्म बढ़े, बच्चों में करेज बढ़े और बच्चा जो है उसके अंदर स्किल्स बढ़े और बच्चा आगे इंप्रूव करे। बच्चे इंप्रूव होंगे तभी तो स्कूल इंप्रूव होगा। स्कूल की डेवलपमेंट जब ही होगी जब बच्चों की डेवलपमेंट होगी। तो वो सारी एक्टिविटीज़ को अरेंज करना, प्लान करना इस स्कूल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है ना। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हमें चेक करना पड़ेगा जिससे कि डेवलपमेंट हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, बच्चों की हर तरीके से मेंटल, सोशल, फिजिकल सारी डेवलपमेंट होनी चाहिए। बैरियर फ्री, चाइल्ड फ्रेंडली और एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें बच्चा फ्रीली पढ़ सके और जब वो फ्री होगा तभी अच्छे से वो पढ़ पाएगा, अपना माइंड लगा पाएगा और स्किल्स गेन कर पाएगा। साथ में जो है इसमें हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी ध्यान में रखना है। हमें हर चीज़ को ध्यान में रखेंगे जब भी हम जो है बच्चे को आगे लेकर जा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद एसडीपी की जो है हमारी प्रिपरेशन कैसे होगी, हमें स्कूल डेवलपमेंट प्लान किस वे में बनाना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, पूरा प्लानिंग प्रोसेस होना चाहिए, हमारे पास पूरा बजट होना चाहिए। बजट के बाद हम डिसाइड करेंगे कि जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उससे 3 मंथ पहले हमने सारी चीज़ों को प्लान करके रखना है। और हम जो एसडीपी जो भी हम प्लान बना रहे हैं वो 3 एनुअल सेशंस को रखेगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसको बनाएंगे जिससे वो उसको अडेप्ट कर सके। हालांकि वो फ्लेक्सिबल होगा, अगर चेंजेस आते हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। देन हम क्लास वाइज जो है अपना प्लान बनाएंगे, जैसे कि कितने टीचर्स चाहिए, कितने हेडमास्टर्स की ज़रूरत है, सब्जेक्ट टीचर की कितनी ज़रूरत है, पार्ट टाइम टीचर्स की कितनी ज़रूरत है, 1st to 5th के लिए कितने टीचर्स की ज़रूरत है, 6th to 8th के लिए कितने टीचर्स की ज़रूरत है, प्रॉपर कितना टाइम चाहिए, ये सारी चीज़ें। और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग, ये सारी चीज़ें हम एसडीपी में अपने करेंगे, स्कूल डेवलपमेंट प्लान में। अभी हम एसडीपी पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, तो इसकी प्लानिंग कर लेंगे। उसके बाद आ जाएगा फिर जो भी हमने प्लान किया उसको एग्जीक्यूट करेंगे। भाई अब प्लान कर लिया तो क्या उसको रख दे ताला मार के, नहीं, उस प्लान को आगे लेके जाना है तो एग्जीक्यूट करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद एक्सेस करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि जो हमने प्लानिंग की है वो वर्क कर रही है या फिर उसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है। चेंजेस की ज़रूरत है तो चेंजेस अप्लाई करेंगे और वर्क करिए तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उस तरह से हम चलते रहेंगे। तो इसमें अगर हम स्कूल डेवलपमेंट प्लान का एक प्रोसेस जाने तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, असेस करेंगे और फिर रिव्यू करेंगे। पहले डिज़ाइन कर लेना, फिर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद हम चीज़ को एक्सेस करेंगे, चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और इवैल्यूएट करने के बाद हम उस चीज़ को रिव्यू करेंगे और फिर इस तरह से हमारी साइकिल चलती रहेगी। आप ऐसे याद कर सकती हो DIAR। तो इस तरह से आपकी ये स्कूल डेवलपमेंट प्लान की एक साइकिल चलेगी। ठीक है, देन आ जाता है हमारा कि जो डिफरेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होती है स्कूल के अंदर, तो वो एक्टिविटीज़ क्यों होती है, उनका बेनिफिट क्या होता है और वो क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। जब भी हम स्कूल में कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाते हैं तो मेन उसका रीज़न क्या होता है, ताकि बच्चों के अंदर कुछ वैल्यूज़ इनकलकेट हो सके, बच्चों को नॉलेज मिल सके, उनकी स्किल डेवलप हो सके और साथ में जो है स्कूल का भी डेवलपमेंट हो सके। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ है जो स्कूल के अंदर परफॉर्म करवाई जाती है और हम इनके बेनिफिट्स भी पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज़ के नाम है, जैसे मॉर्निंग असेंबली स्कूलों में होती है, एक्सकर्शन और टूर्स क्यों होने चाहिए वो बात करेंगे, लिटरेरी एक्टिविटीज़ होती है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है और मिड डे मील वाला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो होता है, और PTMs, पेरेंट्स टीचर मीटिंग या पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, ये सब क्यों करवाया जाता है ऑन द रेगुलर बेसिस, कि हर स्कूल में ये होता ही है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं मॉर्निंग असेंबली की, तो मॉर्निंग असेंबली हम करवाते हैं, इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर फीलिंग ऑफ वननेस आती है, सब मिलके क्या करते हैं, एक साथ एक ही ग्राउंड में आते हैं, प्रेयर्स करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और सब स्पीच वगैरह होती है, तो उससे बच्चे के अंदर वननेस की फीलिंग आती है, जो है गुड ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है कि गुड लिसनर बन पाता है बच्चा। सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल हमने बात कर ली। डिसिप्लिन बच्चों के अंदर डेवलप होता है, स्कूल के अंदर डेवलप होता है। साथ में सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप की क्वालिटीज़ बच्चे में आती है और जो है बच्चे इंस्ट्रक्शन, अनाउंसमेंट, हर चीज़ों पे ध्यान देता है और उसके अंदर एक जो है एक क्वालिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, हम उस तरीके को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं, इसीलिए मॉर्निंग असेंबली ज़रूरी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक्सकर्शन और टूर। ये एक्टिविटी क्यों स्कूल में हम रखते हैं,
देखो एक तो रोज रोज सेम क्लास में बैठ के पढ़ते रहेंगे तो कभी एक टाइम पे बोरिंग हमें लगने लग जाता है। तो जब हम बोर होना शुरू हो जाते हैं तो कुछ न्यू एक्टिविटीज चाहिए। तो इसलिए जब हम टूर और एक्सकर्शन पे जाते हैं तो बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग हम करवा सकते हैं और बच्चा इसे एंजॉय करेगा। जब वो एंजॉय करेगा तो उससे क्या होगा, वो और इंटरेस्ट लेगा और उसकी पढ़ाई अच्छी होगी और अट्रैक्टिव फील करेगा टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट। और जब भी वो ऐसे अपने एकदम रेगुलर बोरिंग रूटीन से कुछ ब्रेक लेता है तो उसके अंदर एक न्यू जो एक्साइटमेंट है वो क्रिएट हो जाती है। तो ये इसलिए ज़रूरत है। इससे क्या होता है, क्लास वर्क को सप्लीमेंट की तरह काम करता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आती है, सब साथ में जाते हैं, मैनेजमेंट आती है, कोऑपरेशन आ जाता है, एंटरटेनमेंट मिल जाता है, बच्चा ऑब्जर्व करना सीख जाता है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है और बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अपने आप को खुद कंस्ट्रक्ट कर सके अपनी नॉलेज को। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम एक भी एक्सकर्शन के लिए प्लान कर रहे हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं प्लानिंग के। सबसे पहले प्लानिंग करने के लिए हम प्लेस सेलेक्ट करेंगे। प्लेस सेलेक्ट कर लिया, जब हमने प्लेस सेलेक्ट किया उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे एक्सकर्शन को। कौन सी क्लास जाएगी, कितने स्टूडेंट्स जाएंगे, कितने टीचर्स जाएंगे, कितने टाइम की रहेगी, कौन सी डेट को रहेगा, सब प्लान कर लेंगे। उसके बाद एक्सकर्शन के ड्यूरिंग ध्यान रखेंगे सब डिसिप्लिन में है नहीं है, सब प्रॉपर है, सारे बच्चे हैं, कहाँ कहाँ कौन सी जगह पे हम विजिट कर रहे हैं, ये सारी ड्यूरिंग द एक्सकर्शन का फेज रहेगा। फिर पोस्ट एक्सकर्शन के बाद की बात करेंगे, हम स्टूडेंट से डिस्कस करेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या आपको सीखने को मिला, आपको अच्छा लगा, एंजॉय किया, ये सारी चीज़ें बात में की जाएगी। तो पोस्ट एक्सकर्शन ये तो 4 स्टेप में होगा। प्लान कर लेंगे, प्लान करने के बाद उस चीज़ों पे एग्जीक्यूट करेंगे तो ड्यूरिंग और उसके बाद की। ठीक है, और उससे पहले प्लेस डिसाइड करना है सबसे पहले। ठीक है, देन आ जाता है लिटरेरी एक्टिविटीज़। ये लिटरेरी एक्टिविटीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे बच्चे की लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़, बोलने वाली लैंग्वेज की सारी एबिलिटीज़ डेवलप होगी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ डेवलप होगी, साथ में पर्सनैलिटी डेवलप होगी जब वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी क्योंकि जितना बच्चा पढ़ेगा, जितना बच्चा सीखेगा उतना वो बोलना भी सीखेगा, तो उसकी कम्युनिकेशन डेवलप होती जाएगी, उसकी वोकैब में चीज़ें ऐड होती रहेगी। ठीक है ना। और टीम स्पिरिट बढ़ेगी जब वो मिलजुल के सबके साथ ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब आ जाता है इसकी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ेगी। सारी एक्टिविटीज़ के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, रिक्वायरमेंट्स है, वो बच्चों को प्रोवाइड की जाए। देन आ जाता है कल्चरल एक्टिविटीज़। कल्चरल एक्टिविटीज़ मतलब बेसिकली किसी पर्टिकुलर कल्चर या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, उनके बिलीफ ट्रेडिशन से रिलेटेड होता है। और कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती है जिससे बच्चे के अंदर भी एक न्यू चीज़ आ जाती है, जैसे डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें जब होती है कल्चरल एक्टिविटीज़ में आता है तो हम इन चीज़ों को परफॉर्म करते हैं तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। और एक करिकुलर चीज़ से थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर जब चीज़ें मिलने शुरू होती है तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट भी लेता है। तो जैसे अब मान लो डांस हो गया, किसी पर्टिकुलर स्टेट का डांस हो गया, क्लासिकल हो गया, तो वो बेसिकली कल्चर से रिलेटेड हो जाता है। तो कल्चरल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें एस्थेटिक सेंस डेवलप होती है बच्चों में। सेकंड, सोशल वैल्यूज़ डेवलप होती है, वो दूसरों के प्रति सोशली कनेक्ट होना शुरू होते हैं। कल्चर की नॉलेज डेवलप होती है। पर्सनैलिटी तो डेवलप होती ही होती है। एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है और ब्रदरहुड की फीलिंग भी डेवलप हो जाती है। तो ये 5-6 फीलिंग कल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। देन आता है कि जब भी हम कल्चरल एक्टिविटीज़ करें तो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, वो पार्टिसिपेट करें, उससे उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, टीम स्पिरिट बढ़ती है, वो चीज़ों में जो है सेलेक्टिव बन जाते हैं, चीज़ों को सेलेक्ट कर पाते हैं और उनका जो ऑब्जर्वेशन है, उनका जो व्यू है टुवर्ड्स अदर थिंग्स एक तरीके से सुंदर व्यू हो जाता है, एस्थेटिक व्यू हो जाता है। ठीक है, देन आ जाता है हमारा इसी में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। देखो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पर्सनली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वैसे ही बहुत पसंद है। तो कुछ बच्चों को स्पोर्ट्स नहीं पसंद होता, उन्हें नॉर्मल इंडोर गेम्स वगैरह पसंद होते हैं बाहर। तो स्पोर्ट्स से क्या होता है, हमारी फिजिकल जो पर्सनैलिटी है वो मेंटेन हो जाती है। इससे हम जो है अच्छे से चीज़ों को अपने अंदर डेवलप कर पाते हैं, हम फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक तो फिजिकल ग्रोथ होगी, स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। कभी भी कोशिश करना, जब आप घर में बैठे हुए हो और आप कुछ भी काम करते जा रहे हो, एकदम बहुत सर दर्द हो चुका है, तो आप बाहर जाओगे तो आपका स्ट्रेस रिलीज होगा, आप इंजॉय करोगे, तो स्ट्रेस रिलीवर होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी साइकोमोटर स्किल्स, हैंड लेग्स वाली जो साइकोमोटर स्किल्स है वो डेवलप हो जाती है। डिसिप्लिन आप में डेवलप होता है, टीम स्पिरिट आती है, स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप हो जाती है, साथ में आपको सेल्फ इंस्टीम और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलती है लीडरशिप की, वैल्यूज़ डेवलप हो जाती है। आप दूसरों के साथ जब खेल रहे हैं, बात करें, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें तो आप फेयर प्ले करेंगे, आप ऑनेस्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, आप रिस्पेक्ट करेंगे दूसरों की भी, तो सब मिलजुल के कोऑपरेशन वाली फीलिंग आएगी। तो ये सारी क्वालिटीज़ थ्रू स्पोर्ट्स डेवलप होती है, तो इसलिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होना ज़रूरी होता है स्कूल में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा आ जाता है मिड डे मील। देखो भाई, मिड डे मील, MDM, मिड डे मील जो है फुल फॉर्म में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली क्यों मिड डे मील हुआ, तो पहला तो बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट अटेंडेंस, बच्चे जो है देखो
कुछ बच्चे जो है नहीं आ पाते, उनका मन नहीं करता, तो मिड डे मील उनको अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स द स्कूल, उनकी अटेंडेंस बढ़ेगी, ठीक है ना। और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में एडमिशन ले, पेरेंट्स भी इसका लेंगे कि हमारे बच्चों को अच्छे से प्रॉपर भोजन मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, तो वो क्या कर पाएंगे, अपने बच्चों को एनरोल करवाएंगे स्कूल में। तो मिड डे मील का मेन पर्पज़ था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए, बच्चों को न्यूट्रिशन मिले और साथ में उनकी अटेंडेंस भी बढ़े, और उनके अंदर खुद जब वो बच्चा रोज आके स्कूल में बैठेगा पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो डेवलप होगा, स्किल्स डेवलप होगी, डेवलपमेंट होगी, स्कूल डेवलपमेंट होगी, बच्चे की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो मिड डे मील मीन्स प्रोविजन ऑफ मील, ब्रंच, ब्रंच होता है बेसिकली ब्रेकफास्ट प्लस लंच, मतलब 12-1 बजे के आसपास जो लंच, 11-12 के आसपास जो टाइम होता है उस टाइम पे यहाँ पे बच्चों को एक न्यूट्रिशन से भरपूर खाना प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। चिल्ड्रन के लिए होता है बेसिकली उनकी रिटेंशन, ताकि बच्चा आए रुके स्कूल में, मतलब वो बढ़े, उस अटेंडेंस बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे स्कूल में, ठीक है ना। तो एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए रिटेंशन रेट, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें, माल न्यूट्रिशन को एड्रेस, बच्चों में जो कमी होती है न्यूट्रिशन की उसको एड्रेस करने के लिए है, इंटरेक्शन और लर्निंग बढ़ाने के लिए है, सोशलाइजेशन को इम्प्रूव करने में है। जब सारे बच्चे एक साथ मिलजुल के खाना खाएंगे एक ही स्कूल में एक साथ बैठ के, तो उनकी सोशलाइजेशन होगी और कास्ट वगैरह वाली जो प्रॉब्लम है वो दूर होगी, सब एक दूसरे के फ्रेंड, कोऑपरेशन बढ़ेगा, फ्रेंडशिप बढ़ेगी, अटेंडेंस बढ़ जाएगी साथ में, और गुड हैबिट्स को डेवलप कर पाएंगे थ्रू दीज एक्टिविटीज़। हम बच्चों में गुड हैबिट्स डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट हमारा पीटीए और पीटीएम, ये इस हमारे बुक के कंटेंट के अकॉर्डिंग। तो पीटीए का मतलब पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन और पीटीएम मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पेरेंट्स टीचर मीटिंग एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है और बेसिकली ये पेरेंट्स और टीचर्स को इन्वॉल्व करती है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए, बच्चा कैसे कर रहा है, स्कूल में कैसे परफॉर्म करता है, घर पे कैसे करता है, बच्चे की जो भी शेयर्स है, क्या बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, ये आपस में बात करके जिससे कि बच्चे की इंप्रूवमेंट हो सके, इसलिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग ज़रूरी है। पेरेंट्स को भी बच्चे के बारे में अवेयर होना चाहिए कि स्कूल में बच्चा क्या करके आता है, सिमिलरली टीचर्स को भी पता होना चाहिए कि घर में बच्चे का एनवायरनमेंट कैसा है, और वो पेरेंट्स को गाइड कर सके कि आप जो अपने बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाती है पेरेंट्स के बीच में कि बच्चों को किस तरह से ग्रोथ हो सकती है, किस तरह से डेवलपमेंट हो सकती है, साथ में स्कूल को असिस्टेंस प्रोवाइड करने में, चाइल्ड की इंप्रूवमेंट में ज़रूरी होती है। एक सजेस्ट कर पाते हैं हम कंप्लेंट्स वगैरह या जो भी सजेशंस होते हैं बच्चे के बारे में, पेरेंट्स टीचर को बता सकते हैं या टीचर पेरेंट्स को बता सकते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बच्चों के अंदर, स्कूल की वैल्यूज़ के अंदर, और बच्चों के अंदर जो बच्चों के जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो सॉल्व ईजिली हो पाती है, ठीक है। तो और पेरेंट्स इन्फॉर्म हो जाते हैं बच्चों से रिलेटेड कि बच्चा एक्चुअली में किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। तो जो भी जैसे हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड में करते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, तो हम एक जो भी हमारा ट्रस्टेड सोर्स होता है वहाँ से करते हैं। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में यही होता है कि बच्चे से रिलेटेड सारी चीज़ें उनके पेरेंट्स एज वेल एज उनके टीचर्स को पता होना चाहिए, इसलिए पीटीएम ज़रूरी होती है। और अगर कोई पेरेंट है तो उन्हें अटेंड करनी चाहिए, वो ऐसे ही कि हमारे पास टाइम नहीं है, अपने बच्चे के लिए आपके पास टाइम है तो यू शुड, आपको ये करना ही चाहिए, यू मस्ट, एक्चुअली ये ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये सब हमें आगे अवेयर करने की बात होती है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जब भी हम जब हम पीटीएम रिकॉग्नाइज करें, ऑर्गेनाइज करें, तो प्लानिंग करनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी है आज रख दी पीटीएम आ जाओ भाई, नहीं, एक प्रॉपर टाइमिंग होती है, प्रॉपर डेट होती है, प्रॉपर प्लानिंग होती है कि किस तरह से कितने टाइमिंग सब रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम प्री मीटिंग सजेशन लेते हैं, मैसेज भेजते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वेलकमिंग करते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें पेरेंट्स को ऐसा लगे कि हाँ हमारा बच्चा बहुत अच्छे एनवायरनमेंट पढ़ता है, तो वेलकमिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। इन्फॉर्म डेट्स के बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। फिर मीटिंग के दौरान हम बहुत पोलाइटली हमें चीज़ें करनी पड़ती है, चाइल्ड की प्रॉब्लम डिस्कस करनी पड़ती है और रजिस्टर में साइन लेना पड़ता है, और उसके बाद फीडबैक देना पड़ता है, और मीटिंग के बाद में हमें कॉल करके जो है चेक करना पड़ता है, हमें फीडबैक लेना पड़ता है, फीडबैक फॉर्म भरवाना पड़ता है। तो ये सारी जो प्लानिंग है 3 तरीके से होगी, मीटिंग से पहले, मीटिंग के टाइम पे और मीटिंग के बाद, तीनों टाइम पे हमें जो है ये चीज़ों को प्रिपेयर करना होता है, प्लानिंग करनी होती है हर चीज़ की। तो इस तरह से हमारी पीटीएम भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये हो गई सारी वेरियस एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में। हम बात करते हैं एसएमसी की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये कमेटी बनाई जाती है ताकि हम स्कूल डेवलपमेंट प्लान बना सके, और हर स्कूल को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होना ज़रूरी होता है, जिससे कि जो है स्कूल की जो भी मैनेजमेंट है, जो भी चीज़ें हैं स्कूल में क्या चल रहा है, जो भी डेवलपमेंट प्लान्स है वो सब मेंटेन हो सके, ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है एसएमसी का, बेसिकली स्कूल डेवलपमेंट प्लान को बनाना, स्कूल को लुक आफ्टर करना, उसकी मैनेजमेंट को लुक आफ्टर करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना अगर कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत है,
ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिस्टम में, प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को मैनेज करेंगे। फाइनेंस मैनेजमेंट, एकेडमिक प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही, ये देख मतलब लुक आफ्टर करते कि एक्चुअली फाइनेंस प्रॉपरली सब सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है स्कूल में, ये सब चीज़ों को मेंटेन करते हैं। एजुकेशनल डेटाबेस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और साथ में एकेडमिक प्रोग्रेस जो हो रही है उसको मॉनिटर करते हैं। अगर ये एसएमसी नहीं होगी तो ये एक तरीके की ना मॉनिटर की तरह काम करती है, स्कूल के ऊपर मॉनिटर, मतलब वो पूरे स्कूल को मॉनिटर करता है कि स्कूल में जो भी चीज़ें हो रही है वो प्रॉपरली हो रही है नहीं हो रही, सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करने का काम है एसएमसी का। साथ में यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन, मतलब ये सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब हम बात करें कि एसएमसी बनती कैसे है, बनाई कैसे जाती है, तो ध्यान से सुनना। एसएमसी में टोटल 16 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 12 पेरेंट्स होते हैं, एक प्रिंसिपल, एक लोकल अथॉरिटी का कोई टीचर या स्टूडेंट या जो भी लोकल अथॉरिटी का मेंबर होता है, एक उसी स्कूल का टीचर होता है और एक कोई भी सोशल वर्कर जो कि एजुकेशन की फील्ड में होते हैं। तो ये 16 के 16 मेंबर्स मिलकर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को बनाते हैं और ये इन सब का काम क्या होता है, बेसिकली स्कूल के जो भी मैनेजमेंट पर्पज़ है उसको लुक आफ्टर करना। अब जो भी मैनेजमेंट बन रही है, जो भी 16 मेंबर की टीम बन रही है, तो इसमें से 50% मेंबर्स जो है वो वुमेन को रखा जाता है, ठीक है ना। और 75% जो है मेंबर, मतलब 100% लोग हैं टोटल, उसमें से 75% हमारे पेरेंट्स इंक्लूड होते हैं। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेंबर कौन है, 12 मेंबर हमारे पेरेंट्स ही है। अब पेरेंट्स कैसे, देखो मान लो इसमें भी वोटिंग सिस्टम चलता है, एक भी क्लास है, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, उसमें सारे पेरेंट्स आए हैं, तो उसमें से कुछ पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है, या वोटिंग कर लेते हैं कि भाई कोई पेरेंट्स बिल्कुल फ्री है, जब भी स्कूल की मीटिंग होगी तो वो अटेंड कर पाएंगे, तो ऐसे उन स्टूडेंट को पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। फिर उन पेरेंट्स को बताया जाता है कि ऐसे ऐसे मीटिंग्स होगी तो आपको जो है रेगुलर अटेंड करना है। अच्छा, इसके बाद आपको एक डाउट आया होगा कि क्या एक बच्चे के 2 पेरेंट्स भी मीटिंग में हो सकते हैं? नहीं, एक बच्चे का एक ही पेरेंट जो है इस मीटिंग में होगा। अब वो कोई भी क्लास के हो सकते हैं, मतलब टोटल 12 मेंबर होंगे, पूरे स्कूल की मैनेजमेंट को वही संभालेंगे। वो एक तरीके से जैसे इलेक्शन नहीं होता तो पूरे स्कूल के इलेक्शन में 12 पेरेंट्स को सेलेक्ट कर लिया, और ये कोई इलेक्शन नहीं है, बेसिकली ये वो पेरेंट्स हैं जिनके पास एक्चुअली जो टाइम दे सकते हैं, वो खुद भी वॉलंटियर कर सकते हैं या उनको ऐसे सेलेक्ट भी किया जा सकता है। मान लो वॉलंटियर में ज़्यादा है तो सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज ये 12 स्टूडेंट्स पेरेंट्स खुद वॉलंटियर करके स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी में अपना हिस्सा ले सकते हैं और स्कूल की मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। कुछ मिल नहीं रहा, कुछ दे नहीं रहे, बट स्टिल ये स्कूल की लुक आफ्टर करने में हेल्प करते हैं टीचर्स वगैरह के साथ कोऑर्डिनेट करके, ठीक है। देन अब अगर हम बात करें एसएमसी की फॉर्मेशन की बात कर ली हमने, वर्किंग कैसे होती है, मॉनिटर करती है प्रोग्रेस को, स्कूल डेवलपमेंट प्लान को बनाने में हेल्प करती है कि स्कूल की डेवलपमेंट कैसे होगी, क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्या सब चीज़ों को प्लान करते हैं। जो यूटिलाइजेशन है ग्रांट्स का उसको देखती है, फंड वगैरह देखते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों को भी देखते हैं ये सब, और टीचर्स के ऊपर बर्डन आए ये चीज़ों को भी ये मेंटेन कर लेते हैं और संभाल लेते हैं। फिर जो है नीड्स क्या है एक्चुअली स्कूल के अंदर, उन सब नीड्स का ध्यान रखते हुए ये प्लान करते हैं और बता देते हैं, उसके अकॉर्डिंग नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं, और जो भी ग्रांट्स गवर्नमेंट के थ्रू मिलते हैं उनका भी इनको ध्यान रखना होता है। देखो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में अगर कोई भी गवर्नमेंट है तो वो नीचे फंड प्रोवाइड करती है नीचे स्कूल को, तो जो फंड है वो तो मान लो कुछ भी हो तो उसको ध्यान में कौन रखेगा कि ये फंड प्रॉपर्ली यूज़ हो रहा है नहीं, तो ये एसएमसी का काम होता है उस फंड को भी वो ध्यान में रखती है कि फंड प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, सही जगह हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें इनका काम करती है। फिर अगर हम बात करें एसएमसी की प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर अच्छे से काम कैसे हो, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, तो सबसे पहले एसएमसी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होनी चाहिए, ऐसे नहीं यहाँ पे भी राजनीति चल जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलना चाहिए कि सब लोग मिलके एक तरीके से सेलेक्टिव पर्पस से, कोई नहीं है तो एक तरीके से सेलेक्टिव वे में होना चाहिए, ठीक है। और सेम मेंबर्स को बार बार नहीं इन्वॉल्व करना है, 3 से 5 मेंबर्स होने चाहिए हर एक कमेटी में, जो भी हम कमेटी बना रहे हैं, ठीक है। अवेयरनेस होना चाहिए उसके अंदर कम्युनिटी के बारे में, साथ में प्रॉपर ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, वुमेन्स को ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखो भाई, जब हम यहाँ पे वुमेन को क्यों बोल रहे हैं, पेरेंट्स में मदर और फादर, आजकल तो सब लोग वर्किंग होते हैं वैसे, बट अगर ज़्यादातर देखा जाए तो जो मदर्स होती है वो हमारी हाउसवाइफ्स वगैरह होती है, तो उनके पास टाइम होता है अगर, तो वो ज़्यादातर पार्टिसिपेट कर सकती है इनमें, और पेरेंट्स फादर वगैरह के पास टाइम कम होता है, तो इसलिए मेंबर्स में हम एनकरेज करते हैं कि वुमेन्स आप भी इसमें पार्टिसिपेट लो, जब आप पार्टिसिपेट लगेंगे तो आपको भी चीज़ों का पता चलेगा, तो इसलिए पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है। और मीटिंग्स वगैरह होती रहनी चाहिए, इनकी मीटिंग्स भी हेल्ड होती हैं, ठीक है। इस तरह से प्रॉपर एसएमसी वर्क करती है।
हमारा टॉपिक आ जाता है स्कूल रिकॉर्ड्स। स्कूल रिकॉर्ड्स की क्या ज़रूरत होती है, स्कूल में रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की क्या ज़रूरत होती है। देखो स्कूल रिकॉर्ड्स मतलब किसी भी स्कूल के बारे में उसका रिकॉर्ड होता है। अब वो किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड हो सकता है, मे बी अटेंडेंस रिकॉर्ड बोल लो, मे बी रजिस्टर रिकॉर्ड बोल लो, या सारी चीज़ों का रिकॉर्ड कि कौन सी एक्टिविटीज़, टीचर, पेरेंट्स, सबकी जो भी हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं। ये क्यों ज़रूरी होती है, इनकी नीड क्या होती है एक स्कूल में रिकॉर्ड रखने की। सबसे पहला ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, तो इससे सारी चीज़ें पता चलती है। अब चाहे फीस की स्लिप हो गई या फिर हमारे एनुअल फंक्शन की हो गई, हर चीज़ का रिकॉर्ड होना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद जो है गाइडेंस मिल जाती है इससे हर चीज़ की हमें। उसके बाद स्मूथ फंक्शनिंग हो पाती है, फ्यूचर के लिए रेफरेंस हो जाती है, और साथ में जो भी पेरेंट्स है या कम्युनिटी है उसको हम आंसर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड कि हमारे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड है। तो इसलिए रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब स्कूल के लिए एडवांटेज क्या होता है, इससे वो जो है स्टूडेंट्स को क्विकली लोकेट कर पाते हैं। अब इसमें यहाँ पे स्टूडेंट कैसे हो गए, देखो स्टूडेंट रिकॉर्ड भी होता है, स्टूडेंट के नाम, प्लेस, ना उसके पेरेंट्स, उसका नंबर, उसका जो भी जहाँ भी वो पढ़ता है या जो भी उसकी चीज़ें है, सारी चीज़ें हमारे पास होती है, एड्रेस होता है, तो स्टूडेंट को लोकेट करने में ईजी हो जाता है अगर रिकॉर्ड्स होते हैं। दूसरा, सिग्निफिकेंट फैक्ट पता चल जाते हैं स्टूडेंट के बारे में, और जो भी अनडिजायरेबल कंडीशन है उनको हम हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट होती है और नेसेसरी होती है ताकि हम जो भी चीज़ें हमारे पास प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाता है कि कंप्लीट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इसके थ्रू, और इससे पता चल जाता है कि कब हमारा सेशन शुरू हुआ था, कब बच्चे ने एडमिशन लिया था, कब से बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे की क्या कैपेबिलिटीज़ है, कैसा जो है बच्चे को गाइडेंस हम इसके थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हमारे पास रिकॉर्ड होगा। अब स्टूडेंट के लिए एडवांटेज क्या है अगर रिकॉर्ड होगा, तो पहला उसको जो है फेयर कंसिडरेशन मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, वो अपने रिकॉर्ड को अच्छा करने के लिए अपना बेस्ट करेगा। तीसरा, वो प्रोग्रेस को अपना देख पाएगा, समझ पाएगा, और डेवलपमेंट उसकी होगी, और साथ में वो अपने इंफॉर्मेशन के बारे में भी अवेयर रहेगा और उसको प्रॉपर गाइडेंस भी इसके थ्रू मिल जाएगी। तो जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना ज़रूरी है, चाहे वो स्कूल के कुछ रिकॉर्ड्स हो, बच्चे के लिए कोई रिकॉर्ड हो, तो सारे रिकॉर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब कौन से स्कूल रिकॉर्ड्स होते हैं, देखो सबसे पहला हो गया जनरल रिकॉर्ड्स। जनरल रिकॉर्ड्स में सारी जो मैनेजमेंट है वो सारी चीज़ें मैनेज होती है। जनरल रिकॉर्ड्स में हमारा स्कूल कैलेंडर हो गया, ये भी रिकॉर्ड है, जनरल ऑर्डर बुक हो गई, सर्विस रजिस्टर हो गया, लॉग बुक हो गई, स्टाफ एड्रेस रजिस्टर हो गया, विजिटर बुक हो गई, कंप्लेंट रजिस्टर हो गया, ये सारी जनरल बुक्स हो गई। उसके बाद आता है एजुकेशनल रिकॉर्ड, इसमें हमारी एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि टीचर्स का अटेंडेंस का रजिस्टर, स्टूडेंट्स का अटेंडेंस का रजिस्टर, फाइल टाइम टेबल की, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस का रजिस्टर, होमवर्क का रजिस्टर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये मैं आपको चार्ट भेज दूंगी, ये आप वहाँ से भी रीड कर लेना, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दे रही हूँ। उसके बाद कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि डायरी रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद पियोन की बुक, ठीक है, डिपार्टमेंट की ऑर्डर फाइल, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर फाइनेंशियल में हमारे फाइनेंस हो जाएगा, फीस स्लिप, सैलरी स्लिप, जो भी फाइन है, डोनेशन है, जो भी ग्रांट है, बिल वगैरह है, कैश बुक है, लेजर है, ठीक है ना, और प्रोविडेंट फंड वगैरह है, स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप रजिस्टर है, ये सारी चीज़ें हमारे फाइनेंस में आ जाएगी, पैसे से रिलेटेड वाली। उसके बाद आ जाता है हमारा इक्विपमेंट रिकॉर्ड, स्कूल की प्रॉपर्टी से इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब क्या क्या चीज़ें आई, कितने रजिस्टर आए, कितना फर्नीचर है, स्पोर्ट्स मटेरियल कितना ज़रूरत पड़ी है, लाइब्रेरी स्टॉक के बारे में हो गया, बुक कितनी इशू है, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, सारी चीज़ें, मेडिसिन वगैरह, हॉस्टल्स की चीज़ें, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड हमारा आ जाता है नेक्स्ट इक्विपमेंट रिकॉर्ड्स में, ठीक है। अब इन रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस कैसे होती है, सबसे पहले तो एक सेपरेट रूम अलॉकेट किया जाता है ऑफिस वर्क के लिए, उसमें सारी चीज़ों की लिस्ट होती है रजिस्टर्स की, ठीक है। लिस्ट ऑफ रजिस्टर को अलमीरा में कंबाइन करके रखा जाता है, और एक अथोराइज्ड पर्सन को ही उसमें अलाउड होता है कि वो जाके जो भी है उनमें छेड़खानी कर सके। मतलब छेड़खानी का मतलब वहाँ पे जाके चेक कर सके, या अगर कोई फाइल चाहिए तो वही पर्सन जाएगा और लेकर आएगा, और किसी पर्सन को अलाउड नहीं होता। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा एक रूम होता है पुलिस वाला, उसमें कोई भी पर्सन अलाउड नहीं होता, सिर्फ एक पर्सन के पास चाबी होती है। ऐसे ही यहाँ पे होता है, तो अलाउड नहीं होता कोई भी, क्योंकि कोई भी अगर आउटसाइडर वहाँ चला जाता है, कोई और पर्सन जाता है, तो उसमें रिकॉर्ड्स में गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। जिसको पता होता है वो ईजिली उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर सकता है, ठीक है। अब जो है हम हर एक रजिस्टर के बाहर क्या क्या चीज़ें लिखेंगे। मान लो ये मेरा एक रजिस्टर है, इसमें रिकॉर्ड है, बच्चों का रिकॉर्ड है, तो इस रजिस्टर के बाहर क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले नेम लिखना पड़ेगा स्कूल का हर एक रजिस्टर के बाहर, उस रजिस्टर का नेम कि ये कौन सा रजिस्टर है, फाइनेंस वाला रजिस्टर है, अटेंडेंस वाला रजिस्टर है, जो भी है। उसके बाद सीरियल नंबर, कौन सा सीरियल नंबर का रजिस्टर है। मान लो एक रजिस्टर है आपके पास, सिमिलरली दूसरा है, तीसरा है, ये सेम ही है सारे, ये किसके अटेंडेंस के रजिस्टर है, तो अटेंडेंस रजिस्टर है ये, लेकिन नंबर 1 है। फिर अगला दोबारा लगा तो अटेंडेंस रजिस्टर नंबर 2, ऐसे नाम डाल देंगे, उसका सीरियल नंबर कर देंगे। उसके बाद क्लोजिंग डेट, कब ये रजिस्टर शुरू किया था और कब खत्म हुआ है, और नया कब शुरू है खत्म हुआ है, तो इससे पता चल जाएगा कि इसके बाद वाला रजिस्टर का है, उसके बाद
हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर पूरा रजिस्टर का हो गया, और ओपनिंग क्लोजिंग डेट, कितने पेजेस है और कितने स्पेसिफिक वॉल्यूम है, अगर कोई वॉल्यूम है पर्टिकुलर 5, 6, 7 जो भी है लिख दोगे। ठीक है ना। ओवर राइटिंग नहीं कर सकते रजिस्टर में, कि चेंजेस नहीं हम कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर को नीट एंड टाइडी रखना होता है। नंबर ऑफ पेज फटे वटे उसमें नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी भी सर्कमस्टांसेस में अलाउड नहीं होता है। सारी एंट्रीज इंक में होनी चाहिए, पेंसिल वेंसिल वगैरह नहीं होना चाहिए, इंक में सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, कटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। और जब भी कभी भी न्यू वॉल्यूम ऑफ रजिस्टर, डू नॉट ओपन अ न्यू वॉल्यूम ऑफ रजिस्टर एवरी ईयर। हर साल न्यू वॉल्यूम को नहीं करना है, हमें एक रिकॉर्ड की तरह चलना है उसमें, ये खत्म हुआ फिर नेक्स्ट ऐसे करके। ठीक है ना। उसके बाद जो भी उनके लिए कॉलम प्रोवाइड है उसी में वही पर्टिकुलर भरना है। ठीक है, और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का टोटल अमाउंट जो है फिगर के साथ साथ वर्ड्स में भी लिखना है जब भी हम रजिस्टर के अंदर लिख रहे हैं। जैसे 5 लाख का अमाउंट लिखा हुआ है तो 5 लाख हमें, जैसे राइटिंग में नंबर्स में नहीं होता ऐसे 5 लाख ऐसे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ों में हमें मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद हम जो है डिटेल्स कुछ कॉमन स्कूल रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, इसमें बच्चे की सारा रिकॉर्ड होता है, कितना उसका एकेडमिक है, को करिकुलम कितना है, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, सारी चीज़ें। ठीक है, एक बेसिकली रिपोर्ट कार्ड जो होता है, तो क्यूमुलेटिव रिपोर्ट कार्ड हम बोल सकते हैं। उसके बाद इससे हमें बच्चे की सारी बातें पता चल जाती है, कैसा बच्चा परफॉर्म कर रहा है, क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या बच्चे को ज़रूरत है, क्या असेट्स है उसके। ठीक है, क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, सब कुछ। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड आपका हो गया। जैसे इसमें पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा, बच्चे का पूरा डाटा, फैमिली का डाटा, फिर उसका फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड, फिर एजुकेशनल डाटा में बच्चा को कितना प्रीवियस पहले कैसा था वो, अब अटेंडेंस का रिकॉर्ड हो गया, फिर स्कॉलस्टिक अचीवमेंट उसकी हो गई, फिर उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, पर्सनैलिटी, साइकोलॉजिकल डाटा, सब कुछ। मतलब बच्चे की पूरी जो राम कथा होती है ना, पूरी कथा उस क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में होती है, उससे बच्चे का पूरा रिकॉर्ड पता चलता है। ये सब स्कूल को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। एक होता है हमारा टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर, कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर। फोटो सारी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रहना, अपडेट वहीं पे आता है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद टीचर्स की अटेंडेंस रजिस्टर में डेली अटेंडेंस होती है टीचर्स की, पता चलता है टीचर कब आया, कब गया। टीचर मतलब कोई, अगर टीचर को कोई काम है, अगर वो बीच में चला जाता है उसके बारे में पता होता है, उसमें कौन सी ड्यूटी में, अगर फ्री पीरियड है तो कहाँ ड्यूटी लगी है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। स्टूडेंट्स का अटेंडेंस रजिस्टर होता है, स्टूडेंट्स के बारे में सारी डिटेल्स होती है। फिर उसके बाद रजिस्टर्स के बारे में, अलग अलग रजिस्टर का जो भी है। टीचर्स की डायरी, टीचर अपना सारा टास्क उस डायरी में लिखते हैं। देन स्टॉक रजिस्टर, सारे स्टॉक की इंफॉर्मेशन होती है, क्या आया, क्या गया, कौन सा आर्टिकल आया, कितने आए, ठीक है ना, कब आए, ये सब चीज़ें। फिर एक स्कूल कैलेंडर होता है, स्कूल का पूरा कैलेंडर। स्कूल कैलेंडर का मतलब ये नहीं है जो हम लेके आते हैं उसमें सारी डेट्स होती है, हाँ उसमें डेट के साथ सारा टाइम मेंशन होता है, पूरी प्लानिंग होती है, पूरी ईयर वाइज भी हो सकता है, मंथ वाइज भी हो सकता है, और हमारा क्वार्टरली भी हो सकता है, कि जो भी हमने पूरा कैलेंडर स्कूल का, कि 1 तारीख से सेशन शुरू हुआ है, इस तारीख तक चलेगा, कितनी छुट्टियाँ हैं, कौन से दिन कैसे प्लानिंग होगी, तो सारी चीज़ों की PTMs कैसे होगी, कॉम्पिटिशन होगा, कितना फ्रेश कैलेंडर, हर साल के लिए एक फ्रेश कैलेंडर बनेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है पिछली डेट सेम होती है, नहीं, तो डेज वगैरह वाइज, संडे कैसे है, छुट्टी कब है, क्या रखना है, लास्ट वर्किंग डे, ये वगैरह, PTM मीटिंग कब होगी, कब होगी, ठीक है ना, और कितने वर्किंग डेज है, कौन सा हाउस ड्यूटी पे रहेगा, किस हाउस की परफॉर्मेंस होगी, कौन सी स्पीच है, क्या है, कौन सा फेस्टिवल आएगा, ये सारी चीज़ों को उसमें मेंटेन किया जाता है। ठीक है जी, ये देख लो आप स्कूल कैलेंडर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा लेजर, उसमें सारा अमाउंट हो जाता है, कैश बुक, सारे जो भी कैश का जो भी लेन देन है ये सब, और लेजर वगैरह, कितने पैसे आया, कितना गया, ये सब चीज़ें हमारी उसमें रहती है। और एक होता है कॉन्टिंजेंसी रजिस्टर, इसमें क्या होता है, अगर कोई अचानक से कोई चीज़ हो जाती है, कोई ज़रूरत पड़ जाती है, या कुछ स्कूल में जो भी क्या बोलते हैं ट्रांजैक्शन हो जाती है, तो कॉन्टिंजेंसी रजिस्टर में वो सब चीज़ें मेंशन की जाती है। कंटिंजेंसी एडवांसमेंट प्रोवाइड, मतलब पहले से ही डे टू डे एक्सपेंस के लिए हम इसको प्रिपेयर करके रखते हैं, और अगर अचानक की बात है या फिर इसकी एक सेपरेट फाइल बनाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा स्कूल रिकॉर्ड्स। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। टाइम टेबल क्या होता है, जिसमें हम टाइम को मैनेज करके रखते हैं, कितने पीरियड होंगे, कौन सा टीचर लेगा। स्कूल में भी हमें टाइम टेबल मिलता है कि भाई इस टाइम पे ये वाला पीरियड होगा, लंच होगा, ये होगा, फिर रजिस्टर होगा, खाली पीरियड होगा, डायरी पीरियड होगा, और आपकी फेवरेट टीचर का पीरियड होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी टाइम टेबल में होती है। तो टाइम टेबल में स्कूल के वर्किंग आवर्स का पता चलता है, कब स्कूल स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, तो उसका पता चलता है। साथ में कितने पीरियड्स है उसका पता चलता है, हर पीरियड का कितना टाइम है वो पता चलता है, टाइमिंग के बारे में पता चलता है, रिसर्च के टाइम के बारे में पता चलता है, कौन से सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाए जाते हैं इसके बारे में पता चलता है, डेज के बारे में पता चलता है, कौन से डे है, टीचर डिफरेंट टीचर्स के बारे में उसमें पता चल जाता है आपको कि कौन से टीचर कौन से
सब्जेक्ट में आने वाली है, कितने वर्किंग डेज है टोटल, ये सब पता चलता है। और स्कूल कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, इसके बारे में पता चल जाता है। और कितने क्लासरूम अलोकेटेड है, कितने टीचर्स को, सारी डिटेल्स हमारे टाइम टेबल में होती है। अब टाइम टेबल बनाते क्यों है, इससे प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाती है, टाइम और एनर्जी की वेस्टेज नहीं होती है, डिसिप्लिन अच्छे से बना रहता है। अगर कुछ चीज़ मैनेज ही नहीं होगी, हमें पता ही नहीं है कब क्या करना है, तो दिक्कत हो जाएगी। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, साथ में जो है काम को टीचर्स के बीच में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। हर टीचर को अपना टाइम पता होता है कब उसको कितना कहाँ पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद हैबिट्स डेवलप हो जाती है स्टूडेंट्स में, वो अपने आप को एक मैनेजमेंट वे में लेके आते हैं। घर जाते हैं उन्हें पता होता है अगले दिन क्या है, तो उस तरीके से बैग सेट करते हैं, एक पूरा मैनेजमेंट आता है, प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाती है स्कूल की, और टीचर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। टीचर को सरदार नहीं रहता, ओ भाई मुझे अब कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है, उसके पास टाइम टेबल है, वो वहाँ अपने अकॉर्डिंगली जाएगी और अपनी एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाएगी, वो उसके अकॉर्डिंग प्लान करेगी, ठीक है ना। ऐसा हो कभी मान लो सरप्राइज, जाओ आप 10th को पढ़ाओ, जाओ आप 9th को, इससे दिक्कत होगी, मैनेजमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो टीचर को खुद ही प्रिपेयर नहीं होगा कि हमें किस क्लास के लिए प्रिपेयर होकर जाना है, तो टाइम टेबल से उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। और स्कूल में बेटर एडजस्टमेंट हो पाएगी हर चीज़, ठीक है। अब जब भी हम टाइम टेबल बनाते हैं तो उसको बनाते समय कंस्ट्रक्शन के टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले कौन से टाइप का स्कूल है, क्या क्या नीड्स है स्पेशल, ठीक है। उसके बाद बाकी जो कितने वर्किंग डेज है और जितना भी टाइम है उसको प्रॉपरली हम जो है यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, ठीक है। और उसके अंदर कुछ न्यू चीज़ें, वैरायटी भी होनी चाहिए, नोवेलिटी भी होनी चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, चेंज वगैरह होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए, रेस्ट का मतलब रेस्ट का टाइम होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स के टाइम टेबल भी होते हैं। पहला हो गया आपका क्लास टाइम टेबल जो बच्चों को मिलता है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वाला, ठीक है, ये आप सबने देखा हुआ है। एक होता है टीचर का टाइम टेबल, उसमें टीचर का भी सेम होता है, टीचर को कौन सी क्लास में कब जाना है, ठीक है। फिर आता है कंसोलिडेट टाइम टेबल। कंसोलिडेट टाइम टेबल में देखो सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। यहाँ पे मैडम का नाम लिखा है, उस मैडम ने किस टाइम पे कौन सी क्लास को पढ़ाना है, सब कुछ कंसोलिडेट मिक्सअप एकदम पूरा होता है, सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड होती है, ये आपको फोटो मिल जाएगी। उसके बाद को करिकुलर, कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है, और लेजर टाइम टेबल, खाली पीरियड में, खाली टाइम में कैसी कैसी एक्टिविटीज़ या क्या चीज़ें परफॉर्म होंगी। तो ये 5 टाइप के टाइम टेबल हमारे बुक में है, ठीक है। उसके बाद कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ होने वाली है उसका पूरा कैलेंडर मेंटेन किया जाता है कि भाई पूरे साल का एनुअल, भाई ये फेस्टिवल आएगा तो इस दिन हमें स्पोर्ट्स डे रखना है, ये फेस्टिवल आएगा तो इस दिन हमें अपना एनुअल डे रखना है, ये हमें यहाँ पे हमारा जो है क्रिसमस आएगा तो क्रिसमस पार्टी रखनी है, दिवाली पे दिवाली पार्टी होएगी, रंगोली, ये वो सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो एक कैलेंडर बनाते हैं, उसमें सारी एक्टिविटीज़ लिखी जाती है, साथ ही में PTMs, कौन से डेज पे क्या होगा, ये सारी चीज़ की मैनेजमेंट होती है। क्या ज़रूरी है, सबसे पहले तो एडवांस प्लानिंग हो जाएगी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और साथ में अपकमिंग इवेंट की, जो आने वाला इवेंट है उसकी प्रॉपर हमें नॉलेज होगी पहले से ही, ठीक है। जब हम स्कूल कैलेंडर एक्टिविटीज़ बना रहे होते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ में ध्यान रखना है, स्कॉलास्टिक को स्कॉलास्टिक दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। वैरायटी होनी चाहिए, फ्लैक्सिबल होना चाहिए, और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम हमें उसमें ध्यान से रखना होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि कैसे बनेगा। यहाँ पे एक सैंपल दे रखा है, सैंपल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, बहुत बड़ा है, देखो पूरे साल का है। अप्रैल से शुरू हुआ तो 24 पूरे दिन होंगे, अप्रैल में 6 छुट्टी है, 24 दिन आपके काम चलेगा, ठीक है। टेंटेटिव डेट्स मतलब लगभग एक आधी छुट्टी और एक्स्ट्रा हो सकती है, तो 22 दिन तो पढ़ाई होगी। उसके बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, एक तो ट्री प्लांटेशन बच्चों को सिखाना है, अर्थ डे आएगा उसी में, फिर आपको सिखाना है स्पीच के बारे में, पोस्टर मेकिंग वगैरह देंगे। तो ये सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ ऐसे पूरे साल की, यहाँ पे देखो अगली मार्च तक का कैलेंडर बना दिया है और सारी एक्टिविटीज़ इसमें लिख दी है। तो ये हो गया हमारा स्कूल का मतलब टाइम टेबल और स्कूल का कैलेंडर। नेक्स्ट हम बात करेंगे SMIS, स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली ये एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कि सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है, और इसमें हम सारी चीज़ों को जो भी नीड्स वगैरह है उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू मैच द स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट टास्क, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस एंड स्पेशल नीड्स ऑफ द स्कूल। उसको मैच करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। SMIS ये जो एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड मतलब
कंप्यूटर बेस्ड डिज़ाइन है जो कि स्कूल की इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए होता है। हर स्कूल में अब आजकल तो सब कुछ वैसे भी ऑनलाइन होने लगा है, सब कुछ कंप्यूटर पे हम जो है टाइप करके रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो ये बेसिकली स्कूल की सारी मैनेजमेंट के लिए कंप्यूटर एडेड एक सिस्टम बना है, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है भाई, क्यों बनाया है ये, तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे स्टूडेंट्स टीचर की प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, साथ में जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा सकती है। स्टूडेंट्स के वर्क को डिस्प्ले किया जा सकता है, मेजर अचीवमेंट के बारे में हम जो है अनाउंस कर सकते हैं, साथ में कैलेंडर एक्टिविटीज़ के बारे में होता है, डाटा जो है अटेंडेंस से रिलेटेड सारा इसके अंदर हम रख सकते हैं, कोई भी मिस्टेक है उसको इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं थ्रू दिस, ठीक है। और साथ में जो है जो भी क्विक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कोई भी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़, कोई भी टास्क है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो जल्दी हो पाता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो है करिकुलम अपडेटेशन भी होती है, मतलब हम अपडेट कर पाते हैं अपने करिकुलम को ईजीली। जब सारा जो डेटा है वो हमारा स्कूल का मैनेज करने का सारा डाटा हमारे कंप्यूटर में है, तो हम इजीली चीज़ों को मेंटेन कर पाते हैं। कोई गलती है वो भी जल्दी सी कवर हो जाती है। तो ये हो गया SMIS, स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब लास्ट आ जाते हैं इस टॉपिक पे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है। हम जो है एक सोसाइटी का पार्ट है, स्कूल भी एक कम्युनिटी का पार्ट है। अब स्कूल जो है हमारा एक हेल्पर की तरह काम करता है, हमारे बच्चों को ग्रो करने में हेल्प करता है, सभी को, मतलब हम भी वहीं से ग्रो हुए हैं, तुम भी वहीं से ग्रो हुए, तो सब लोग वहाँ से ग्रो हो रहे हैं। तो कम्युनिटी, हम कम्युनिटी में रहकर कम्युनिटी का रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं। जो स्कूल है वो एक रिसोर्स है कम्युनिटी का, तो हम उसकी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन किस तरह से होता है, बेसिकली देखो, कम्युनिटी एक ग्रुप होता है पीपल का, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग रह रहे होते हैं, ठीक है। वो एक लाइफ पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, जो कि डायरेक्टली हमें एक ग्रुप ऑफ मेंबर डायरेक्टली हमें वहाँ बाइंड कर देता है उस चीज़ के लिए। अब बाइंड किस चीज़ के लिए कर देता है कि हम एक पार्ट है इस सोसाइटी का, सोसाइटी के रिसोर्सेज को ही हम यूज़ करें, इस तरह से हम सोसाइटी से बाइंड है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ फीचर्स, तो जोग्राफिकल एरिया को देख के होता है, स्पेसिफिक नेम होता है, कॉमन कस्टम्स होते हैं, फॉलो करते हैं, और वी वाली फीलिंग हमारे अंदर होती है। तो ये 4 चीज़ों पे हमारा कम्युनिटी वर्क करता है। कम्युनिटी किसी जोग्राफिकल एरिया पे ही होगी, ऑब्वियस बात है। वी वाली फीलिंग होती है, सब मिलके रहते हैं, स्पेसिफिक अलग अलग पर्सन वहाँ पे रहने वाले पीपल, नेम होता है उनका कुछ ना कुछ, और कॉमन कस्टम्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब कम्युनिटी रिसोर्सेज, जैसे मटीरियल रिसोर्सेज, कुछ चीज़ों वाली कोई चीज़ हो गई, जैसे नेचुरल हो गया, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं जब कम्युनिटी रिसोर्स की, तो पहला जो हमारा आता है मटेरियल रिसोर्स। इसमें 2 कैटेगरी बांटी है, नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज। कम्युनिटी में रिसोर्सेज है नेचुरल रिसोर्सेज, हमारी रिवर्स हो गई, माउंटेन्स हो गए, हमने नहीं बनाए, मिले हुए हैं और उनको हम यूज़ भी करते हैं, तो ये हो गया। और हो जाते हैं कुछ हमारे मैन मेड रिसोर्सेज, बिल्डिंग्स हो गई, गार्डन्स हो गए, प्लेसेस हो गए, इंजीनियर इंस्टीट्यूशंस हो गए, आर्ट गैलरीज हो गई, एग्रीकल्चर फार्म्स हो गए, म्यूजियम हो गए, फोर्ट्स हो गए, ये सब हमने बनाए। तो ये भी हमें एक तरीके से कम्युनिटी का रिसोर्स है, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है, हमें इसका मिलता है पार्टिसिपेशन। हम क्या करते हैं, बच्चों को फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाते हैं जिससे बच्चा इजीली सीख पाए। तो हमने क्या किया, कम्युनिटी यूज़ किए, कम्युनिटी के रिसोर्सेज यूज़ किए, तो कुछ मटीरियल, ये मटेरियलिस्टिक है, सब कुछ दिख रहा है आपको, तो इसमें मैन मेड और नेचुरल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्सेज की तरह काम करता है, जैसे कि उनकी स्किल्स हो गई, जैसे साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, ये सभी भी क्या है, कम्युनिटी का पार्ट है। देन आ जाता है नॉन मटीरियल रिसोर्सेज। नॉन मटीरियल में हमारे जैसे आ जाते हैं कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस, जो दिखते नहीं है बट स्टिल ये एज अ सोसाइटी ये हमारी कम्युनिटी का पार्ट है। तो कम्युनिटी हमें हर चीज़ से पार्टिसिपेट करती है, हम कम्युनिटी के पार्ट है, तो जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। अब हम कम्युनिटी रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला, क्लास वर्क को सप्लीमेंट करती है, हमें नॉलेज मिलती है, बेटर लेजर का यूज़ होता है, लेजर को अच्छे से हम जो भी खाली टाइम है उसको अच्छे से बिता पाते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, कल्चर को प्रिजर्व कर पाते हैं और कल्चर को ट्रांसमिट कर पाते हैं। हमारे पास कल्चर, हमने सब कुछ सीखा कम्युनिटी में रहते हुए, हमारी रिस्पेक्ट फीलिंग आई, ऑनेस्टी आई, ट्रस्ट आया, कोऑपरेशन आया, सेंसिटिविटी आई, सब कुछ हमारे अंदर डेवलप हुआ और वो हम आगे भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इनएक्सपेंसिव एजुकेशन, और यहाँ पे कोई एक्सपेंस भी नहीं लग रहा है, हम चीज़ों को नेचुरली यूज़ कर पा रहे हैं, तो इनएक्सपेंसिव एजुकेशन होती है, ठीक है। और इसके बाद ये स्टूडेंट्स को हेल्प करती है, स्टूडेंट्स की एकेडमिक ग्रोथ में, बेटरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, साथ में रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, एज वेल एज टीचर को, स्टूडेंट को, प्रिंसिपल को और स्कूल को। तो ये बेसिकली स्कूल की डेवलपमेंट में
हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हम रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, एक क्लोज लिंक रख के, उनकी मैनेजमेंट करके, उनको प्रॉपर जो है अपना मान के, ऐसा नहीं एस्थेटिक वैल्यू को क्रिएट करके। हम ऐसे नहीं मानेंगे कि भाई ये हमारे काम की नहीं तो हटाओ, नहीं, वो एक्चुअली में कम्युनिटी का हर एक रिसोर्स हमारे काम का होता है। हमें उसको एक प्रॉपर नज़रिए हमारा होना चाहिए कि हम उसको अच्छे से देख सकें। ठीक है, हम एक सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप कर सकते हैं। हम जो है दूसरों में जो वी वाली फीलिंग है अपने अंदर वो डेवलप कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ों के टुवर्ड्स जो है हमारा पर्सपेक्टिव अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हम उन चीज़ों की केयर कर सकें। एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, हमारा जो है एनवायरनमेंट वेलकमिंग होना चाहिए, और साथ में जो है हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को अगर रखेंगे, हम अपनी मेंटल एबिलिटी, हम अपनी फिजिकल चीज़ों को, सब चीज़ों को डेवलप करेंगे तो हम चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो इसी तरह से कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता है, कम्युनिटी की चीज़ों को हम मैनेज कर पाते हैं। तो ये हो गई हमारा पूरा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये हो गई हमारी पूरी यूनिट कंप्लीट। आई होप आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और कोई भी डाउट है तो टेंशन नहीं लेनी है, कमेंट में पूछ लेना या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। अब टेलीग्राम पे भी ग्रुप बन गया है, वहाँ पे भी ज्वाइन करके अगर कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के लिए टेलीग्राम के जो मेन ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सब कुछ अपलोड मैंने कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स के लिए आप रिक्वेस्ट करें तो नोट्स मैंने अब प्रोवाइड करवा दिए हैं। जो मेन है मैंने उनकी फ़ोटोज़ आपको वहाँ पे दे दी है, और अगर आपको PDF चाहिए तो वहीं आप मुझे बता देना, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी। सेल्फ नोट्स नहीं है तो बुक के नोट्स ही मैं आपको मेन चीज़ें प्रोवाइड करवा दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।